हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल रिपब्लिक जोन। सो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का और क्लास 10th का। हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो ये दोनों ऐसे पॉइंट है, मनी और क्रेडिट हमारे जीवन के लिए, ये दोनों बहुत ही सही होना चाहिए हमारे जीवन में। इट मीन्स पैसा और हमारा क्रेडिट, हमारा भरोसा, ये दोनों जिंदगी में बहुत 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 ज्यादा अच्छा होना चाहिए। पहले एक लाइन है, उसे हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को बहुत स्लोली एंड समथिंग लाइक जिसमें कुछ न छूटे, सब कुछ जिसमें आ जाए चैप्टर में, जो क्वेश्चन आंसर तक एट द एंड तक सारे पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो एक लाइन है कि गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चलता है, बढ़ाते हम हाथ मदद को तो अपनों का पता चलता है। चैप्टर है हमारा मनी एंड क्रेडिट। तो मनी को ऐसा कहा जाता है कि मनी इज नॉट लाइफ बट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। पैसा हमारा जिंदगी तो नहीं है, पर जिंदगी को जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर पैसा है तो, ये गाना सुने हैं, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। सो नाउ कम ऑन द टॉपिक। मनी इज ए फैसिनेटिंग सब्जेक्ट एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। इट मीन्स पैसा वो चीज है जो आपके जिंदगी को एक फैसिनेट और एक बेहतर बना सकता है, फैशनेबल बना सकता है, जहां पे आप जो चीज चाहते हैं। क्योंकि एक इंसान क्यों पढ़ रहा है भाई? अच्छे जॉब के लिए, और अच्छे जॉब होगा तो क्या मिलेगा? अच्छा इनकम होगा। इसलिए मेन अल्टीमेट गोल एक स्टूडेंट का तो वही है। और बाय द ब्रेन, बाय द इमोशन, बाय द फीलिंग, बाय द मेंटली, फिजिकली, सब तरीके से एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट सही होना बनता है। और कब? पढ़ाई में। पढ़ाई में दम है तो उसका अल्टीमेट गोल है कि अच्छा पैसा कमाना और ईमानदारी से होना, सर्कुलर हॉनेस्टी को बनाना। तो पैसा एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी को फैसिनेट कर सकता है, बेहतर बना सकता है। एंड ये कभी भी आपके, मतलब कि जिसको बोलते हैं ना, संतोष परम सुखम, तो संतोष कभी नहीं आने वाला है पैसे से। एक बात तो एकदम क्लियर है, जितना पैसा आप कमाते जाएंगे, जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट को आप पाते जाएंगे, लेकिन एक चीज है भाई कि अगर एट द एंड जब होता है इंसान, तो उसे पीस चाहिए, उसे पैसा नहीं चाहिए। ये चैप्टर में समझेंगे लास्ट में, तब जाकर के लास्ट में एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जब इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप T20 का खेल रहा था, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, इंडिया स्टार्टिंग से ही सारा मैच जीता वर्ल्ड कप। तो विराट कोहली का प्रदर्शन बहुत खराब था। विराट कोहली बार बार स्कोर अच्छा नहीं करते जा रहा, हारते रहा था। तो विराट कोहली यंग एज में, जब वो अभी भारत में लगभग 15-16 साल से खेल रहा है, तो वो लड़का ना, मतलब कि स्टार्टिंग में बहुत अग्रेसिव, बहुत अब्यूजिंग वाला वर्ड इस्तेमाल करता था। लेकिन अब जो वो इंसान लास्ट वाले फाइनल में जब अच्छा स्कोर 71 आई थिंक बनाया, और उसने जो स्टेटमेंट दिया, पूरे वर्ल्ड को सुनने वाली बात है। उसने बताया कि आप कितना भी कुछ करते रह जाइए, कुछ भी करते रह जाइए, लेकिन जो अल्टीमेट और लास्ट वन, जो जब तक गॉड, हमारे ईश्वर नहीं कुछ करते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो बिलीव इन गॉड, देन बिलीव इन योरसेल्फ। नाउ मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा वो जरूरत वाली चीज है जिससे हम कोई मीडियम्स, कोई सर्विस, गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड मनी इज नॉट लाइफ बट मनी इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो बड़ा समझने वाली बात है। सो दिस वन द टॉपिक कॉल नोटबंदी। जब भारत में नोटबंदी हुआ था, ये तो हर एक स्टूडेंट के जहन में होगा। आई थिंक अभी हमारे प्यारे स्टूडेंट क्लास 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो उस टाइम 2016 में कितने में होंगे? तो 8 साल 7 साल पहले अप्रॉक्स वो यही लगभग 3-4 में होंगे भाई। तो बच्चे लोग देखिए, सो ये एक वो टाइम रहा जब 2016 में 8 नवंबर को पूरे भारत में नोटबंदी कर दिया गया। जिसमें होता क्या है कि ये 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट, उसे जितने भी इंडियन सिटीजन के पास ये नोट होता है, या किसी भी पर्सन के पास भारत में, सभी को वो नोट सरेंडर करने के लिए बोल दिया जाता है, यानी एक्सचेंज करने के लिए बाय द बैंक थ्रू, एटीएम, या फिर किसी भी एक ट्रांजेक्शन जो एक्सचेंज होता है मनी, वहां से पैसे को बदलने की बात कर दी गई। नाउ गवर्नमेंट उस समय कौन था? इंडिया गवर्नमेंट, यानी मोदी सरकार, यानी कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार। रीओपन करवाया गया 500 रुपए का नोट और 2000 रुपए का नोट करवाया गया। यह था नोटबंदी जो 2016 ईस्वी में हुआ था। सो नाउ ये हमारा आज का वीडियो का ये फर्स्ट टॉपिक हुआ, जहां पे बताया जा रहा है कि ये डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट होता क्या है। तो भाई देखिए, मीनिंग को पकड़ने का कोशिश कीजिए। डबल का मतलब होता है दो, और को इंसिडेंट का मतलब होता है इत्तेफाक से, दोनों तरफ से, मतलब हो गया मैं भी और वो भी और मैं भी। एंड वांट यानी कि कैसा वांट? तो एक इत्तेफाक वाला वांट जो दोनों तरफ से हो गया और दोनों उस पर एग्री हो गया।
सो इसे तो हम पहले एक वाटर सिस्टम भी कहते हैं, डब्ल्यू वाला नहीं, BARTR वाला। तो वाटर सिस्टम मीन्स गुड्स के बदले गुड्स, वस्तु के बदले वस्तु। जब मैं मतलब ग्रामीण क्षेत्र में अपना गांव पे पला बढ़ा हूं, वहां पे रहा, तो बचपन में क्या होता था कि जब आइसक्रीम वाला आता था तो हम लोग एक गिलास चावल ले जाकर के दे देते थे, चावल, और वो आइसक्रीम हम लोगों को दे देता था। यानी कि गुड्स के बदले में गुड्स दिया, खाने का वस्तु था दिया, लेकिन हमने क्या दिया, गुड्स दिया, चावल दिया। नाउ वाटर सिस्टम आर द मीडियम इन विच एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स बाय द गुड्स, कोई मटेरियल के बदले में कोई मटेरियल को बदला जाता था। सो अब हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे हमारे एनसीईआरटी बुक सेक्शन में क्या बताया जाता है कि एक शू मेकर है, जूते बनाने वाले हैं भाई साहब, और एक हमारे देश के जो बहुत ही एक सम्मानपूर्ण व्यक्ति हमारे जो किसान भाई लोग हैं, उनका रोल है, वो एग्जाम्पल दिया गया है कि वो गेहूं की फसल उत्पादन करते हैं, और एक शू मेकर है, गेहूं बनाने वाले हो गए, गेहूं का प्रोडक्शन करने वाले फार्मर, शू मेकर। अब देखिए गेहूं जो प्रोडक्शन किए थे उनको एक शू चाहिए था, जूता, और जो हमारे देश के शू मेकर जो था व्यक्ति, उसको क्या चाहिए था, गेहूं चाहिए था घर में खाने पीने के लिए। अब क्या हुआ, दोनों इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट है, और दोनों वहां पे अपनी एग्री भी, जो सहमति भी निभा देते हैं। अब क्या होता है, दोनों बदलते हैं, इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, इट मींस वाटर सिस्टम। यानी कि इट इज अ प्रोसेस इन विच एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल will be take place when both the party are having the requirement। ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट या नीड है और दोनों उस पर एग्री भी कर रहे हैं, सहमति भी दे रहे हैं, ऑफ द गुड्स एंड मटेरियल फॉर ईच अदर, दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। ये पूरे अच्छे से लिखना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जामिनर अगर 2 नंबर का है तो 2 में 2 नंबर आपको देगा। फिर आपको क्या बताना है कि जो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट था वो कैसे खत्म कैसे हो गया भाई, तो दिस सिस्टम इलिमिनेटेड बाय मनी, पैसे के जरिए, जब पैसे जो हमारे प्रचलन में आया तो ये सिस्टम जो है ना रफा दफा हो गया। नाउ वी स्टडी अबाउट द सम पॉइंट related to this chapter। So actually first point, goods are being bought and sold with the use of money। आज हम लोग कोई भी वस्तु का खरीद बिक्री अगर करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा देखते हैं कि पैसे का यूज होता है। तो वही मनी इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे बना, तो भाई हाँ, कुछ अगर बेचना है, कुछ खरीदना है, एक ट्रांजेक्शन करना है, बीच में पैसे को लाओ, पैसे से हेरा फेरी करो, बदलो सामान को। अगर हम कोई चीज जैसे खरीदना है तो हमने आपसे खरीद लिया और हम आपको क्या दिया, पैसा, और वो आदमी फिर वो सामान जो लाया था वो कहीं और दूसरे जगह से लाया था जब सामान, तो उसको पैसा दिया। यानी पैसे के ही हेर फेर, पैसे को एक दूसरे तीसरे चौथे को दे करके सामान को खरीद बिक्री करी जा रही है। नाउ द यूज ऑफ मनी स्पैन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर एवरीडे लाइफ में अगर देखा जाए तो हर दिन कदमों कदम पे, अलग अलग जगह पे, हर जगह पैसे का इस्तेमाल होता है। पैसे बहुत जगह, चाहे पढ़ना हो तब भी पैसे लगेंगे, स्कूल में जमा करना है, कॉलेज में जमा करना है, इंस्टीट्यूट में करना है, ट्यूशन में करना है, खाना है तो भी रेस्टोरेंट में जाना है, पानी पूरी खाना है, या फिर स्ट्रीट फूड वहां भी खाना पीना है तो पैसे लगेंगे। गेम खेलना है उसमें भी पैसे लगते हैं, गेम देखने जाना है वहां भी, थिएटर जाना है वहां भी, कपड़े खरीदना है वहां भी, पैसे 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 पैसे, हर जगह पे पैसे। नाउ अब देखिए जो हमारे देश का ये मनी है, ये 2 तरीके का मनी होता है, एक पेपर नोट जो होता है और दूसरा क्वाइन जो होता है। पहले प्रीसियस मेटल चलता था, वो सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज वगैरह, बट अब ऐसा नहीं होता है। नाउ अगर हम बात करें पहले की करेंसी की, तो पहले का करेंसी यूज किया जाता था, इसे कहीं पे नोट कर लीजिए, जैसे कौड़ी को यूज किया जाता था, सर्फी को यूज किया जाता था, या फिर महंगा वस्तु का यूज किया जाता था, जैसे उनके पास कोई कैटल है, कैटल का यूज किया जाता था। तो ये सब एक तौर पे कोई वस्तु को लेन देन के हेरा फेरी में वो यूज करते थे। बट एक प्रश्न आ जाता है कि वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे को मीडियम एज ए एक्सचेंज क्यों बनाया गया, पैसे क्यों चेंज करे जाते हैं, तो बहुत ही सादा आंसर है, मनी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहां तक लिखने के बाद, बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय आरबीआई। जो हमारे देश का पैसा होता है, जो सिक्का और नोट छापे जाते हैं, वो आरबीआई के ऑथोरिटी में और उनके गाइडलाइंस पे, और सिर्फ भारत में कौन करेंसी को छाप सकता है, आरबीआई छाप सकता है, और वो किनके निगरानी पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के निगरानी पे। नाउ एक छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। इसमें हम कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दें आप लोगों को, और आपकी सहूलियत के लिए, आपकी समझदारी के लिए। तो ये हमें एक क्वेश्चन जैसा बना दिया मैंने कि भारत के वो कौन 4 ऐसे जगह है, और भारत के वो कौन सी जगह है जहां पे करेंसी छापे जाते हैं। तो हाँ जी, देखिए, द आरबीआई, द नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई प्रिंट द करेंसी नोट इन आवर लोकेशन इन इंडिया। 4 जगह पे इंडिया का अलग अलग जगह पे करेंसी को छापता है। तो
पहला नासिक में, नासिक जो है महाराष्ट्र में, दूसरा ये हो गया हमारा वेस्ट में, और ईस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल का सलबौनी में, इसके बाद कर्नाटका का मैसूर में, और भारत का सेंट्रल इंडिया में देवास में, एमपी में जो पड़ता है। तो 4 जगह पे करेंसी छापे जाते हैं। अच्छा ये बताइए, तो नॉर्थ में बिहार, झारखंड, यूपी में ये जगह पे करेंसी क्यों नहीं छापे जाते हैं? इन सब जगह को क्यों चुना गया? कमेंट सेक्शन में आप वन वर्ड आंसर में दे सकते हैं। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अगर हम चेक की बात करते हैं तो चेक एक पेपर होता है, जिस पेपर के अकॉर्डिंगली एक बैंक जो है निर्देश देता है, और जिनके नाम पे अकाउंट होता है उनके नाम से चेक का वो मनी जो है वो उस पर काटे जाता है पैसा को, और दूसरे को वो पैसा दे दिया जाता है। तो चेक कभी कभी बाउंस हो जाता है, चेक फेल हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? सो आंसर है, अगर चेक पे जब बैंक के पास जाकर के चेक पे 2 बार साइन करवाया जाता है, और वो जो साइन करने वाले हैं उनका साइन वेरी हो रहा है, या फिर उनका साइन एकदम डिफरेंट जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इनकरेक्ट सिग्नेचर में वो चेक जो है बैंक जो एम्प्लॉय है वो पैसे नहीं देंगे, चेक खराब हो जाएगा भाई। चेक बाउंस होने का मतलब चेक खराब हो जाना। क्लोज डॉक्यूमेंट, लाइक आज 12 तारीख है और हमने क्या किया, एक अकाउंट से अपना पैसा कटवा करके अपने दूसरे आदमी को क्या दिया, अकाउंट से 50,000 रुपया निकलवाने को दिया। अब वो 17 तारीख को गया है पैसा निकलवाने के लिए, लेकिन क्या किया मैंने, 15 तारीख को ही अकाउंट क्या करवा दिया था, बंद करवा दिया था। तो भी पैसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। देन आफ्टर एक्सपायर्ड चेक, चेक अगर जितने दिन का टाइम दिया गया था कि 15 दिन तक पैसे निकालने हैं, और 15 दिन से ज्यादा 16वां दिन अगर वो बैंक में जाकर के पैसा निकाल रहा है चेक से, तो वो चेक से पैसा नहीं निकलेगा। डिजिटलाइजेशन प्रॉब्लम, आज हमारा सब कुछ पैन से, फोन कार्ड से, इसके बाद फिर हमारा एटीएम, हर चीज जो है डिजिटलाइजेशन, पैन इन सब नंबरों से, आधार नंबर से, और ओटीपी नंबर आएगा तो जाकर के वो काम होगा। तो अगर उसमें कोई डिजिटलाइजेशन प्रॉब्लम होता है, इवन एम्प्लॉयज जो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, हमारे जो बैंक भाई कर्मचारी, वो लोग भी सब डिजिटलाइजेशन का यूज करते हैं, अगर उसमें भी कुछ अगर गड़बड़ी आया तो पैसे नहीं निकलेंगे। नाउ इनसफिशियंट बैलेंस, जैसे कि अकाउंट से 18,000 कटाने को बोल दिया चेक, लेकिन अगर उसमें अकाउंट में कितना पैसा है तो वो 15,000 है, तो कैसे निकल सकता है? चेक फेल हो जाएगा। तो एक ये पॉइंट याद रखना है कि हमारे देश का जो आरबीआई नेशनल बैंक है, उसके सर्विलांस और उसके गाइडलाइंस फॉलो करने के अकॉर्डिंगली जितने भी भारत के बैंक होते हैं, वो हर एक बैंक को 15% अपना कैश, अपना मनी मतलब रिजर्व करके रखना होता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक, खुद रखता है। देश में कोई इमरजेंसी, देश में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, देश में कोई ऐसा बजट गड़बड़ हो तो उसे मेंटेन करने के लिए, देश को चलाने के लिए आरबीआई गाइडलाइन करता है कि कोई और इंस्टीट्यूशन, कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई बैंक, कोई ऐसी कंपनी पैसे भारत सरकार का नहीं छाप सकता है। अगर वो पकड़ा जाता है तो उस पर बहुत एकदम कानूनी कार्रवाई होता है। फिर आरबीआई जो हमारा है वो ये भी गाइडलाइन देता है कि अगर कोई बैंक अगर लोन प्रोवाइड करता है डिफरेंट सेक्टर में, होम लोन, मैरिज लोन, गोल्ड लोन और एजुकेशन लोन, तो ये सब लोन सिर्फ कैपिटलिस्ट, ट्रेडर, बिजनेसमैन, रिच मैन, इन लोगों को ही नहीं, बल्कि हमारे देश के एवरेज पर्सन, किसान भाई, छोटे मोटे घर से जो पढ़ रहे हैं लोग, सभी को लोन देना बनता है। फिर इसके बाद आरबीआई हमारा एक और चीज करता है, जैसे उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जो हर एक बैंक को मानना पड़ता है। इवन पेटीएम, फोन पे वगैरह भी है, उसे भी हमारे देश में आरबीआई का गाइडलाइन मानना होता है। जैसे इसका एग्जांपल है कि अगर आप देखते होंगे कभी कि जो फोन पे यूज करते हैं तो वहां का हिस्ट्री है ना, उसमें सारे ट्रांजेक्शन, कितना पैसा दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं, वो लिखता जाता है। तो ये सब आरबीआई करता है, यानी कि गाइडलाइन, कि कहीं कोई मिसयूज ना हो, कहीं गलत तरीके से कोई कंपनी, कोई एप्स के द्वारा लोगों को मिसगाइड न कराया जाए। सो नाउ बट हम टॉपिक पे आते हैं, फिर से समझते हैं। ये भी हमारा टॉपिक था, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। नाउ एक डीडीए होता है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके जरिए हम पैसे बैंक में कभी भी जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो निकालने का वैसे कौन कौन सा मेथड है, तो इसे आप लिखते चलिएगा। देखिए निकालने का, पैसे निकालने का हमारे पास मेथड है। हम लोग चेक के जरिए निकाल सकते हैं डिमांड डिपॉजिट मनी को। हम लोग फॉर्म अप्लाई करके वहां पे बैंक में जाकर के निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो अपने एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं। 24/7 कहीं भी एटीएम से अपने पैसे बैंक अकाउंट से कट के वो पैसे निकल जाएंगे। फिर आज हमारा नेट बैंकिंग जो एक ऐप वगैरह आ गया है, वो ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एचडीएफसी है, कोटक है, हमारे पास आईसीआईसी है, हमारे पास बीओआई है, कोई भी बैंक है, तो उसके एटीएम कार्ड से हम पैसे निकाल सकते हैं नेट बैंकिंग। जिससे हम लोग एक और चीज,
या फिर हम अपने आधार कार्ड से भी कहीं पे जाकर के पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड है, उन मेथड से हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर लास्ट में डाका डालना पड़ेगा, लेकिन देखिए डाका नहीं डालना पड़ेगा, नहीं डाका डालने पे आपको पकड़ के ले जाएगा। सो ये नहीं करना है, बस ये कॉमन मेथड है जो हमारा पारंपरिक मेथड है, जो कानूनन मेथड है उसे यूज करना है। ओके, रेशनल मेथड करना यूज, इरेशनल मेथड यूज नहीं करना है, जुडिशियल मेथड यूज करना है, अनजुडिशियल मेथड यूज नहीं करना है। नाउ अब हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट का। यहाँ पे क्या होता है, हम बार बार पैसे नहीं निकाल सकते, इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन बैंक के साथ होता है और बॉन्डिंग पेपर पे साइन होता है कि हम इतने टाइम तक पैसे को बैंक में रख देते हैं और हमारा इंटरेस्ट लेकिन वहां पे ज्यादा होता है, तो हमें फायदा भी होता है, मोटी रकम आता है मोटी इंटरेस्ट के साथ। वही बैंक को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो अगर बात किया जाए कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स अकाउंट कहां पे ज्यादा बैंक को फायदा होता है, तो डिमांड डिपॉजिट में, ये सॉरी, बैंक को फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा फायदा होता है और हम लोगों को भी ये फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा फायदा होता है, लेकिन अपने काम की सुविधा के लिए डिमांड डिपॉजिट में ज्यादा फायदा होता है। कब? काम का सुविधा के लिए, हमें बार बार काम पड़ता है ना इंसान को, तो वहां पे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट सही है। एक चेक इज ए पेपर जो इंस्ट्रक्शन देता है बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द ए पर्सन अकाउंट और पर्सन इन हुज नेम अ चेक हैज बीन इशू। कोई ऐसा एक टर्म एंड कंडीशन जहां पे चेक जिनके नाम पे लिया गया है और उनका पैसा कट जाएगा और दूसरे के नाम पे जैसे चेक दिया गया है, मिस्टर रहीम एक इंसान है जिनका बैंक में अकाउंट है, रहीम अपना पैसा कटा देते हैं बैंक से, वहां पे अपना सिग्नेचर करते हैं अकाउंट पे, मेरा 30,000 रुपया कट रहा है, और वो राहुल को देते हैं पैसा, रहीम राहुल को पैसा देता है और राहुल जो है वो क्या करता है, अपना पैसा वहां पे जाकर के बैंक से साइन करता है, वो सारे जो प्रोसेस होते हैं, फिर वो 30,000 पैसा निकाल लेता है। प्रोसेस समझ में आया? सो दिस इज द टॉपिक वेयर यू स्टडी अबाउट द हाउ बैंक वर्क फॉर द लोन एक्टिविटी। बैंक लोन एक्टिविटी का काम कैसे करता है, पैसे किसी को देने का काम, पैसे किसी से लोन के थ्रू लेने का काम, ये करता बैंक कैसे है भाई, और बैंक के पास ये सारे पैसे इतने आते कैसे हैं। तो ध्यान से समझिए कि एक अमूमन भारत का एक प्राइवेट बैंक में भी लगभग 60 लाख से ज्यादा, ऑन एन एवरेज में आंकड़ा बता रहा हूं, अकाउंट होता है और एक एक व्यक्ति का लगभग 5-5 हजार भी जोड़ लीजिए तो 60 लाख लोगों का 5,000 से गुना कर लीजिए, इतना ज्यादा वहां पे मतलब अमाउंट होता है, उसके पास पैसे होता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे बैंक लोन एक्टिविटी को फंक्शन करता है, मल्टी डायमेंशनल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन तैयार रहिएगा हर मतलब कि प्रश्न का एक बेहतर जवाब, और वो जवाब इस तरीके से दिया जाएगा। तो अगर पूछेगा कि हमारा बैंक किस तरीके से लोन एक्टिविटी को करता है, तो ये फिगर को पहले एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे एकदम खूब सुंदर सा एक दृश्य बनाएंगे, फिगर बनाएंगे एकदम डिटो, सेम टू सेम। एग्जामिनर खुश हो जाएगा भाई, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे से मार्क्स देगा, इतना लिखेंगे, मैं भी अगर चेक करूंगा तो बहुत अच्छे से आपको मार्क्स दूंगा। लोन एक्टिविटी देखिए, एक होता है पैसा जमा करने वाला और एक पैसा लेने वाला। तो डिपोजिटर जो है, पीपल मेक डिपोजिट, यहां पे पैसे जमा कर रहे हैं, और यहां पे क्या है, पैसा लोन लिया जा रहा है। सपोज दैट, समझिए प्यार से, एक बैंक है, बैंक का नाम है एसएस बैंक। तो ये बैंक बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है, बीच में एज एक अंपायर का काम कर रहा है। और ये देखिए मेरा राइट हैंड है, इधर से सब पैसा जमा करने के लिए मेरा जनता आ रहा है, सब मेरे बैंक में पैसा जमा कर रहा है। और क्या कर रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि हम तुम लोगों को क्या करेंगे, 4% इंटरेस्ट पे देंगे, सूद पे देंगे पैसा। और अब उधर से हमसे कौन आ रहा है, लेफ्ट साइड से मेरे तरफ, उधार लेने के लिए, लोन लेने के लिए। अब मैं सबको एजुकेशन का लोन दे रहा हूँ, गोल्ड लोन दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी यानी जमीन खरीदने के लिए, रेंट मतलब कि एक फ्लैट खरीदने के लिए, और ट्रांसपोर्ट खरीदने के लिए, लोगों को मैरिज लोन दे रहा हूँ, एजुकेशन लोन दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। अब सबको मैं लोन दे रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ कि जब आपसे मैं इंटरेस्ट लूंगा तो 10% इंटरेस्ट लूंगा। मतलब बीच में मैं कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, बीच में अपने आप को 6% का इंटरेस्ट रेट। इधर से मैं जब लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में पैसे को तो 4%, और इधर से कितने परसेंट मैंने दिया उसको, 10% पे। और यही फंक्शन करता है, यही एक्टिविटी करता है बैंक, और पैसे को कमाता है। यानी ये बैंक है, बैंक का फॉर्मेट बता दीजिएगा, बना दीजिएगा। और हाँ, एग्जामिन को क्या करना है, सेटिस्फाइड करने के लिए ये फिगर और ये डायग्राम ऐसे एकदम खूबसूरत सा बना करके ये लिखना होगा कि पीपल मेक डिपॉजिट, पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 4%। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीपल लोन ले रहे हैं, आकर के लोन ले रहे हैं। और क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, तो पैसे यहाँ पे जब निकाले जा रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन, ये वाला पॉइंट ऐसे लिख दीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जब लोग पैसे यहाँ पे जमा कर रहे हैं पैसे, तो ये देखने को क्या मिलता है कि लोग 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को।
फायदा किसको हो रहा है? तो फायदे में है, ये फायदा हो गया इसको। ओके भाई, ये रहा आपका आंसर। इसी को इस तरीके से एक्सप्लेन करिए, समझाइएगा। नाउ वी स्टडी अबाउट द क्रेडिट। अब ये क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब ये होता है लोन। जो आज हम लोग लोन लेते हैं उसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो एक क्रेडिट हमारे लाइफ में कभी कभी तो बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले कर देता है, तो कहीं कहीं हमें एक बहुत बड़ा जख्म दे जाता है, वो होता है कर्ज का जख्म, यानी कि डेट ट्रैप। तो जैसे केस स्टडी पढ़ेंगे अगर आप बुक में, तो वहां पे देखेंगे कि कैसे एक सपना नाम की जो वुमेन है, वो किसान मतलब है वो, और वो खेती करने के लिए जब पैसा लेती हैं मनी लेंडर से, इनफॉर्मल तरीके से वो लोन, तो वो फंस जाती हैं और अपना जमीन को बेचना पड़ता है लास्ट में, पैसे जमा नहीं कर पाती हैं तब। तो हम लोग समझेंगे कि ये डेट ट्रैप एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई इंसान अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए कर्ज ले आता है, और कर्ज को जब जमा नहीं कर पाता है तो और वो कर्ज में ही डूबता जाता है, और वो ऐसी समस्या, गंभीर समस्या में आ जाता है। इसलिए देखिए, जेनुअनली हमारे समाज में, मिडिल क्लास फैमिली में लोग कहते हैं भले ही नमक रोटी खा लो लेकिन कर्ज के पीछे ना जाओ। खुश रहो, नमक रोटी खाओ, जीरो बैलेंस रखो, लेकिन कर्ज के पीछे ना जाओ, कर्ज के पीछे ना दबो। सो नाउ क्रेडिट का मतलब लोन होता है, और क्रेडिट दो तरीके का, फॉर्मल तरीका, इनफॉर्मल। कहीं पे ये पॉइंट लिखिए, नोट कीजिएगा कि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा फॉर्मल तरीके से अगर कोई लोन लिया जाता है तो वो कमर्शियल बैंक से 25%, और हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा मनी लेंडर के थ्रू 33% लिया जाता है लोन, लोग क्रेडिट लेते हैं। अब है क्रेडिट जब लेते हैं लोन, तो आरबीआई सारे गाइडलाइन, सारे सर्विलांस वो करता है। यहाँ पे इनफॉर्मल में आरबीआई का कोई रोल नहीं होता है भाई। इंटरेस्ट रेट जो होता है, इंटरेस्ट रेट, वो बहुत कम होता है यहाँ पे फॉर्मल में, लेकिन इनफॉर्मल में ये मन मांगा होता है। किसके लिए? तो जो पैसे लेने वाले होते हैं। फेयर अप्रोच अपनाता है, यानी लोगों से बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से और समझा करके पैसा लेकिन लेता है, छोड़ता नहीं है। कौन? आरबीआई। जो हमारे देश के आरबीआई या फिर कोई बैंक जो है, नोट आरबीआई, बैंक का निर्देश आरबीआई जारी करने वाला है। अलग अलग बैंक, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो फॉर्मल में है, लेकिन ये अनफेयर डर्टी ट्रिक अपनाता है भाई पैसे लेने के लिए। अब वो बात करते हैं, देखिए क्रेडिट कहीं पे वाइटल रोल प्ले कर रहा है तो कहीं पे नेगेटिव रोल। टर्म ऑफ क्रेडिट क्या क्या होता है कि लोन अगर किसी को कोई दे रहा है तो कौन कौन सा क्रेडिट होगा, वो कौन से टर्म? तो इंटरेस्ट रेट, पहला तो अगर कोई किसी को लोन दे रहा है तो बहुत ज्यादा क्या होगा? इंटरेस्ट रेट, पहला चीज, कितने इंटरेस्ट से हम पैसा देंगे, एनुअल इंटरेस्ट, सालाना या मंथली। फिर है कोलेट्रॉल, इसका मतलब प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, कि अगर हम तुमको पैसा दे रहे हैं तो तुम्हारे पास कोई बैलेंस तो है ना, तुम्हारा जमीन तो है ना, तुम्हारा घर तो है ना, तुम्हारे पास कैटल तो है ना। अगर तुम पैसा देने में असमर्थ रहा तो वो सारी चीज हम ले लेंगे। एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है? उसका सबसे बड़ा धन संपत्ति, उसका सारा चीज, उसका एक डॉक्यूमेंट्स होता है, पढ़ाई लिखाई का कमाई होता है, तो वही वो जमा कर देता है बैंक में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उसका जो डिग्री है, उसका जो सारी चीज। फिर है मोड ऑफ रीपेमेंट, कि अगर तुम पैसा दोगे तो बदले में वापस क्या दोगे? जमीन दोगे, कोई महंगा वस्तु दोगे, कोई और दूसरे, या फिर क्या दोगे? तो ये रीपेमेंट का भी मोड। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने टाइम पे ये लोन का टर्म एंड कंडीशन होता है कि पैसे चुकता होना जाना चाहिए, पैसे वापस आना चाहिए। ये था आपका क्रेडिट के बारे में। सुनाओ, अब थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। अंत भला तो सब भला। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये एक टोला मोहल्ला भी से कहा जाता है। इसमें 15 से 20 महिलाएं मेंबर और एक दो पुरुष भी होते हैं। वो इसलिए मेंबर सब मिलकर के बैंक के साथ एक टाई अप होता है और वो लोग पैसे निकालते हैं, एक अच्छी बजट। और ये जरूरतमंद जिन्हें होता है ग्रामीण क्षेत्र में, और ये इसका मेन मकसद है कि कोई इंसान इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर, कोई शाहूकार, कोई बनिया के चंगल में ना फंसे, कर्ज में ना दबे। तो ये मदद करते हैं और एक बहुत ही लीगल और बहुत ही पढ़े लिखे समझदार तरीके से काम करते हैं। 2002 में शुरुआत हुआ था, आज भारत में बहुत जगह पे डेवलप कर चुका है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ये ना वर्ल्ड वाइड में बहुत ही कुर्कितियात और बहुत ही बेल नॉन एक ग्रामीण बैंक माना जाता है, जिसे स्टार्ट किया गया था 1970 के आसपास। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो था वो स्टार्ट किया गया था प्रोफेसर साहब मोहम्मद यूनुस के द्वारा।
फिर इनके इतने बड़े अचीवमेंट के कारण इकोनॉमिकल क्षेत्र में इन्हें 2002 ईस्वी में क्या मिलता है, शांति नोबेल पुरस्कार मिलता है। अब टोटल मेंबर जो आज हो गया इसका, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का 9 मिलियन मेंबर हो गया है, लगभग 90 लाख। और वही अगर बात करें कि कितना गांव इससे जुड़ा हुआ है, तो 81,600 गांव इससे जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बांग्लादेश के बारे में कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो है स्टार्ट किया गया था 1970 में, आज से लगभग 30 और इधर का 25 मान लीजिए, तो लगभग 55 साल पहले। और ये 90 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। ज्यादातर तो इसमें वुमेन जुड़ी हुई है, अपना खाता अकाउंट खुलवा करके पैसे ले रही हैं, सुविधा उठा रही हैं। और स्टार्ट किया था 1970 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा। और इनके इतने बड़े रोल, इतने बड़े काम करने के बावजूद इन्हें देश तो सम्मान करेगा ही ना, दुनिया सम्मान तो करेगा ही ना। तो इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है 2006 में। और टोटल मेंबर 9 मिलियन जुड़ गए हैं और टोटल विलेज 81,000। राइट ऑन। आई होप बहुत आप लोग शानदार और वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यार देखिए, अगर वीडियो को पसंद करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, तो बस लाइक की बटन को छू लें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब को कर ले, और बस और कुछ नहीं चाहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी वीडियो की जरूरत है आपको। एंड बस वही, आपका सपोर्ट चाहिए, और मैं अपने तरफ से जो जानकारी हासिल होता है मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। सो लव यू गाइस, लव यू ऑल द दोस्त। बहुत 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 बढ़िया, अगले वीडियो में मिलते हैं।